हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुपम शर्मा और आज हम कर रहे हैं क्लास 11th का लेसन रेवेन्यू आगम या संप्राप्ति कहते हैं पार्ट 2। पहले पार्ट में हमने पूर्ण प्रतियोगिता या परफेक्ट कंपटीशन में हम टीआर और एमआर का संबंध देख रहे थे। अब हम फिर से कर रहे हैं एकाधिकार और एकाधिकारिक यानी मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में देखेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि रेवेन्यू क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, एवरेज रेवेन्यू क्या है। इसका रिकैप है। तो टोटल रेवेन्यू या कुल आगम किसी व्यक्ति द्वारा बेची गई सभी वस्तुओं की कीमत कुल आगम होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति, मैंने बताया था जैसे पेन बेच रहा है, तो अगर पेन बेच रहा है 10 रुपए का एक है और उसने 10 बेचे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो उसने पेन 100 रुपए के बेचे हैं। तो 100 रुपए के बेचे हैं तो ये कुल आगम हो गई या टोटल रेवेन्यू हो गया। इसको कभी संप्राप्ति कह देते हैं, कभी इसको आय भी बोल देते हैं। तो टोटल रेवेन्यू हमने जाना। उसके बाद मार्जिनल रेवेन्यू, सीमांत आगम। इसका मतलब यह है कि हर एडिशनल इकाई बिकने से, हर एडिशनल यूनिट बिकने से कुल जो प्राप्तियां हैं वो कितनी बढ़ी। जब बेची गई, कोई सामान बेचा गया, जब एक अतिरिक्त इकाई को बेचा या एक एडिशनल यूनिट को बेचा, तो कुल कितनी धन की प्राप्ति हुई, मनी रिसीट्स मिली, उसके बारे में कहा जाता है। मान लीजिए हमने अभी उदाहरण दिया था कि अगर 10 पेन बिके 100 रुपए के और 11 बिके 110 रुपए के, तो 11वां पेन कितना था, 110 माइनस 100 फिर 10। तो ये है आपका मार्जिनल रेवेन्यू, यानी जो भी अतिरिक्त इकाई बेची गई उससे प्राप्त आगम को हम मार्जिनल रेवेन्यू या सीमांत आगम कहते हैं। और एडिशनल एवरेज रेवेन्यू या औसत आगम, उसको निकालने के लिए हम कुल आगम से को यूनिट से भाग कर देते हैं, तो हमें AR मिल जाता है, एवरेज रेवेन्यू, औसत मिल जाएगी। तो अब हम ये दोनों हम करेंगे एकाधिकार में और एकाधिकारिक में, या मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन्स में। तो हमने ये डेफिनेशन तो देख ही ली हमने कि डेफिनेशन है कि रेवेन्यू ऑफ ए फर्म इज इट्स सेल रिसीट्स फ्रॉम द सेल ऑफ इट्स प्रोडक्ट, यानी वो जो कुछ भी बेचता है उससे जो प्राप्त धनराशि है उसको हम रेवेन्यू कहते हैं। अब हम, क्योंकि मोनोपोली में और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हम TR, MR, AR को देखना चाहते हैं, पहले हमने परफेक्ट कंपटीशन में किया था, तो हम उसके बीच में पहले थोड़े से उनकी विशेषताओं को जान लेते हैं। ये देखिए, ये मोनोपोली या एकाधिकार। एकाधिकार मतलब एक ही सेलर है और मैनी बायर्स, बहुत सारे बायर्स हैं। अब ऐसा एग्जांपल हमारा इंडियन रेलवेज का है, क्योंकि और कोई भी रेलवे नहीं चलाता। अभी मेट्रो भी है, मेट्रो भी सिर्फ सरकार की है, वही चला रही। तो इसमें एक सेलर है और बायर्स तो सारे, फिर जितने भी, अगर इंडियन रेलवेज की बात करूँ तो पूरे हिंदुस्तान के लिए, और अगर मेट्रो की बात करूँ तो जिन स्टेट्स में चल रही है। और इनके कोई सब्स्टिट्यूट्स नहीं होते, प्रतिस्थापन वस्तु नहीं है। मतलब इनको कोई, इसके बदले में आप रेलवे के बदले कोई प्राइवेट नहीं है, कोई नई भी नहीं। जैसे एयरलाइंस में था, इंडियन एयरलाइंस है, एयर इंडिया है, स्पाइस जेट है, बहुत सारे। लेकिन रेलवेज तो एक है जो सरकार चला रही है, और मेट्रो भी। और इसमें एकाधिकार में और फर्में इसमें आ नहीं सकती, इसलिए एंट्री पे रुकावट है। और ये प्राइस मेकर मर्जी से, क्योंकि अकेले हैं, इसलिए वो प्राइस को घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन ज्यादातर ये जो मोनोपोली है, इसमें कीमतों को कम करके ही अपने उसको बेचा जा सकता है। यानी जैसे रेल, लेकिन इसमें क्या है, प्राइस मेकर है, चाहे तो प्राइस बढ़ा दे, अलग अलग जगह पे अलग अलग हो, किलोमीटर के हिसाब से भी है, जितना किलोमीटर है उसके हिसाब से किराया। ऐसे ही मेट्रो का है,
है ना। मेट्रो में आप जितने डिस्टेंस पे जाएंगे उतना किराया होगा, और वो कभी बढ़ा भी सकते हैं कभी घटा भी सकते हैं, ऐसा हो सकता है। और डिमांड कर्व इज लेस इलास्टिक, यानी कीमत से मांग वक्र पर ज्यादा असर नहीं होता है, क्योंकि अगर जिसने ट्रेवल करना है, यात्रा करनी है, थोड़ा बहुत कीमत बढ़ जाएगी तो भी उसने करना है, कम हो जाएगी तो भी उतने ही रहेंगे, तो इसलिए मांग वक्र ज्यादा इलास्टिक नहीं है, लोचशील नहीं है। अब हम लेते हैं अपूर्ण प्रतियोगिता या मोनोपोलिस्टिक। इसमें भी बहुत बायर्स होते हैं, बहुत सेलर्स होते हैं, लेकिन परफेक्ट कंपटीशन की तरह नहीं है, पूर्ण प्रतियोगिता की तरह नहीं है कि वहां पर उद्योग जो है वो कीमत को निर्धारित करें। तो इसलिए, लेकिन जो ये सेलर हैं, जो विक्रेता हैं, बहुत ज्यादा किसी वस्तु की, अकेले किसी वस्तु की कीमत को प्रभावित नहीं कर सकते। और इनमें बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स हैं, यानी प्रतिस्थापन। उसमें बिस्किट ले लो, तरह तरह के है तो बिस्कुट ही, कोई मोनाको का है, कोई ब्रिटानिया का है, कोई मैरी है, तरह तरह के हैं बिस्किट ही। स्वाद में फर्क होगा, कोई नमकीन होगा, कोई मीठा होगा, तो एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है, एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग में लाए जा सकते हैं। और यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है एंट्री पे, यानी आने फलों के आने या जाने पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। मतलब ये है कि जो फर्म लाभ कमाएगी वो रहेगी, और जो हानि उठाएगी वो निकल जाएगी। और प्राइस इलास्टिक, मतलब क्या है कि प्राइस को ये लोग घटा या बढ़ा सकते हैं अपनी मर्जी से, और मांग वक्र जो है वो ज्यादा विरोधशील है। क्योंकि अगर एक व्यक्ति अपने, मान लीजिए बिस्किट हैं, चिप्स हैं, चिप्स देख लो कई तरीके के हैं, चिली वाले भी हैं, लेमन वाले भी हैं। अगर कोई अपनी कीमत को हटा देगा तो कम कर देगा, तो हो सकता है कि उसकी मांग ज्यादा बढ़ जाए, तो ज्यादा लचीले। अब हम कर रहे हैं रिलेशन बिटवीन एमआर एआर इन मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो ये तीनों में देख रहे हैं, ये देखिए, ये टी आर, एम आर और ए आर। ए आर जो होता है, क्योंकि ये टी आर को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करते हैं, तो ये औसत भी है और ये कीमत भी है। तो आप ये देखिए टी आर, पहले हम इसको एम आर को देखते हैं, क्योंकि ये देखिए ये जो है दोनों, चाहे वो एकाधिकार हो चाहे एकाधिकारिक हो, है ना, इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन, अपूर्ण प्रतियोगिता हो, उनमें कीमतों को कम करके ही जो बेचा जा सकता है, वस्तुओं को बेचा जा सकता है। ये देखिए लगातार कीमतें कम हो रही हैं। और ये टीआर को देखिए, टीआर लगातार बढ़ रहा है यहाँ तक, चौथी यूनिट तक, फिर यहाँ स्थिर हो गया, फिर ये घटना शुरू हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एमआर जो है यहाँ पर नेगेटिव हो गया, ये देखिए। तो एमआर जो है वो हम कैसे निकालते हैं, पहले ही बताया था, पहले को वैसे ही लिख लेते हैं, फिर उल्टा घटाते हैं। 14 में से 8 गए 6, 18 में से 14 गए 4, 20 में से 18 गए 2, 20 में से 20 गए 0, और फिर 18 गए तो -2 और -4। इस तरह से हम निकाल लेते हैं। नोटिस करिए कि यहाँ तक एम आर देखिए लगातार घट रहा है, 0 हो गया, फिर ऋणात्मक हो गया। और यहाँ पर जब ये 0 है, एम आर जब 0 है तो टी आर अधिकतम। क्वेश्चन वैसे भी आ जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। और जब ये ऋणात्मक हो जाएगा तो टी आर घटने लगेगा, ये देखिए घटने लगा है, ठीक है। तो और दोनों चीजें देखने की है, ए आर और एम आर में। एम आर भी घट रहा है, ए आर भी घट रहा है, लेकिन एम आर ए आर से ज्यादा तेजी से घट रहा है। यहाँ 8 है, यहाँ 6, ये 7 है, ये ज्यादा है। तो ये 6 है तो ये 4 है, 5 है तो 2। तो देखिए ये ए आर जो है ये एम आर से ऊपर रहेगा, ज्यादा रहता है, और एम आर इसके नीचे रहता है हमेशा। अच्छा, ए आर कभी नेगेटिव नहीं होता, ना जीरो होता। तो यही हमने इसमें पूरे एक्सप्लेनेशन में समझाया हुआ है। अब बच्चों हम कर रहे हैं टी आर, एम आर, ए आर इन मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, यानी एकाधिकारिक और एकाधिकारिक प्रतियोगिता में। तो हमने पहले टेबल से समझा था, अब हम ग्राफ से समझ रहे हैं। तो आप देखिए जो टी आर है ये घटती दर से बढ़ रहा है, बढ़ते हुए
ये आ रहा है और यहाँ पर आके ये स्थिर हो गया और ये यहाँ पर मैक्सिमम हो गया और यहाँ जो है एम आर, अगर ये नीचे जाएंगे तो एम आर जो है ये 0 है। ये देखिए, ये देखिए ये मैक्सिमम है और ये यहाँ पर 0 है और उसके बाद एम आर नेगेटिव हो जाता है। और आप ये देखेंगे कि जो ए आर है वो एम आर के हमेशा ऊपर रहता है ना। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम ए आर को टी आर को उसके नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करके निकालते हैं, तो वो हमेशा इसके ऊपर रहता है और ये जल्दी गिरता है, एम आर जल्दी गिरता है, तो ये हमेशा इसके नीचे रहता है। इसमें भी समझाया गया है टी आर इज इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग रेट, क्योंकि कीमतों को घटा के ही वस्तुओं को बेचा जा रहा है। और 6 यूनिट पे एम आर जो है यहाँ पर ये वाला, यहाँ पर ये मैक्सिमम हो गया और एम आर हो गया 0। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि ए आर वक्र हमेशा ऊपर रहेगा, एम आर नीचे रहेगा और जब टी आर अधिकतम है तो एम आर जो होगा 0, उसके बाद ये गिरने लगेगा जब अधिकतम हो जाएगा उसके बाद, क्योंकि एम आर नेगेटिव हो रहा है। तो बच्चों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं और मेरे चैनल का नाम है यूनिक एजुकेशन पॉइंट अनुपम शर्मा, उसके नाम से आप क्लिक कर सकते हैं। और मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं जो मैंने डाले हैं जो इस टर्म के लिए हैं, एग्ज़ाम के लिए हैं, तो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होंगे। थैंक यू।